अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। धान दुनिया की प्राचीनतम फसल जिसका जिक्र वेदों से शुरू होता है, जो महज फसल या अनाज भर नहीं है बल्कि अपने आप में पूरी सांस्कृतिक विरासत है। चावल जिसे अक्षत कहा गया है क्योंकि अक्षत का अर्थ होता है जो कभी खराब नहीं होता। आज बात चावल के उस रूप की जिसे देखकर कृष्ण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उसकी हर मुट्ठी पर उनके दोस्त की विपन्नता दूर होती गई। कृष्ण ने मुट्ठी में जिसे भरा वो था पिटा हुआ चावल। हमारी पौराणिक कथाओं में सुदामा और कृष्ण की मित्रता के किस्से भरे पड़े हैं। जब सुदामा की इच्छा हुई अपने बाल मित्र कृष्ण से मिलने की, तो उनके आगे सबसे बड़ा सवाल यह था कि वे उसे तोहफे में क्या दें, वे अपने मित्र को तोहफे में क्या दें। सुदामा जो तोहफे में लेकर गए वो था चावल, लेकिन वास्तव में वो चावल नहीं था, वो पिटा हुआ या कूटा हुआ चावल था, जिसे आज हम लोग पोहे के रूप में जानते हैं। पोहा एक ऐसा स्वाद है जिसे लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की दीवानगी का कोई मुकाबला नहीं। इंदौरी पोहे की ख्याति तो दुनिया भर में है। यहाँ पोहे की दीवानगी के आलम में कहा जाता है कि एक इंदौरी सपने में प्रेमिका से अधिक पोहे देखता है। झटपट तैयार हो जाने वाला पोहा होता ही इतना स्वादिष्ट है कि इसे खाए बिना कोई रह नहीं पाता। अब तो आहार सलाहकार भी नाश्ते में पोहा खाने की सलाह देते हैं। यूं तो पोहा देश भर में पसंद किया जाता है, लेकिन उसके प्रति इसी चाहत के चलते हर साल 7 जून को पोहा दिवस भी मनाया जाता है। पोहे के नाम और उसके खाने के तरीके जरूर देश भर में अलग अलग हो जाते हैं। भारत के अलग अलग इलाकों में इसे कई नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे पोहा, तेलुगु में इसे अटुकुलू, बंगाल और असम में चीड़ा, बिहार झारखंड के क्षेत्रों में चिवड़ा या चूड़ा और गुजरात में इसे पोहा कहा जाता है। साथ ही इसे बनाने के तरीके भी अलग और अनोखे होते हैं। कई जगह इसे दूध में मिलाकर खाया जाता है, वहीं केरल में इसे नारियल और केले के साथ खाया जाता है। कहीं पर इसे तलकर चिवड़ा बना लेते हैं तो कहीं इसे दही में मिलाकर खाया जाता है। बिहार का दही चूड़ा तो देश भर में प्रसिद्ध है। यही नहीं, मगध के कई इलाकों में इसे सत्तू के साथ भी खाया जाता है। जितना पोहे को बनाने का तरीका दिलचस्प है, उतना ही इसका इतिहास भी मजेदार है। पोहे का जिक्र पराधीन भारत के इतिहास में भी मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1846 में जब भारतीय सैनिकों को समुद्र के रास्ते विदेशी मोर्चों पर भेजा जाता था, तब उनके खाने में पोहा शामिल होता था। पोहे को अंग्रेज शासक सैनिकों का एक संपूर्ण आहार मानते थे। आजाद भारत की बात करें तो एक बार पोहे पर बैन भी लग चुका है। दरअसल 1960 में चावल की कमी होने के कारण सरकार को राशनिंग करनी पड़ी और पोहा बनाने पर बैन लगा दिया गया। ये गंगा का मैदान कहलाता है ये इलाका पूरा। यहाँ से लेकर आगे कुमाऊं तक और मिर्जापुर तक धान का क्षेत्र है। धान की कई सारी मिलें हैं यहाँ पर। एक तरह से कहिए कि जो चूड़ा बनता है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को ये इलाका सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराता है।
धान की नई फसल होती है अक्टूबर से। हाँ, अक्टूबर से लेकर के जो है जनवरी तो फर्स्ट है तक तो चलता है जोर से। त्यौहार जो होता है खिचड़वार वाला संक्रांत का, ये तो जोर शोर से होता है। उसके बाद ये धंधा चलता है फरवरी तक। अच्छा, हाँ, फरवरी तक क्या क्या बुझाई करते हैं आप? जो बस केवल यही होता है। अच्छा, हाँ, केवल चूड़ा बनता केवल चूड़ा बनता है। है। ये इलाका पूरा जो ये विंध्य क्षेत्र है, धान का बड़ा इलाका है। हाँ, तो यहाँ जब सबसे ज्यादा चूड़ा यही बनता हाँ, है। सबसे ज़्यादा चूड़ा यहाँ ही बनता है पूरे एरिया में। कहे कि आधे यूपी को आप ही लोग नाश्ता देते हैं। भाई अब खुलवा रहे हैं तो भाई नाश्ता समझ लीजिए। कितने परिवार हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? यहाँ तो अब इतना तो बड़ा क्षेत्र है, अब कम से कम नहीं तो इस एरिए में 50 मशीन से कम तो नहीं है। चिवड़ा बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। सबसे पहले धान को छिलके सहित 3 दिन तक भिगो कर रखा जाता है। भीगे हुए धान को किसान फैलाकर धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। पूरा धान को भिगोना है 3 दिन। 3 दिन के बाद पानी से बाहर निकाल देना है। उसके बाद पानी घंटा 2 घंटा पानी फैला दिए, पानी सूख गया। उसके बाद ले आए अपना। फिर आप क्या क्या करते हैं वो बताइए। बस उसको कहूल करके पका करके बालू में, आप उसको पकाते हैं? हाँ, भट्टी में पका करके उसको बाद मशीन में डाल दिए तो चूड़ा बन गया। अच्छा, चूड़ा बनाने के बाद उनको दे दिए। इसके सूखने के बाद इसे भड़भूजों के पास ले जाया जाता है। भड़भूजे उन्हें कहा जाता है जो भूनने का काम करते हैं। दरअसल इस नाम की उत्पत्ति चने भूनने वाले से निकली है। यही भड़भूजे आगे चलकर चिवड़ा भूनने का काम करने लगे। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत भी इसी भूनने वाली जगह से निकली है। भूजने की जगह पर बड़ी बड़ी भट्टियां लगी होती हैं जिसमें धान को नमक के साथ गर्म भट्टी में भूना जाता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद धान में से चिवड़ा फटकर बाहर निकल आता है। इसके बाद भुने हुए धान को एक मशीन में डाला जाता है। भुनी हुई धान मशीन में जाकर चिवड़े में तब्दील हो जाती है। लेकिन अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आगे छानकर मुरमुरे या चिवड़े से छिलका अलग किया जाता है। इस तरह भारत का सबसे सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता बनने के लिए तैयार है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको पोहे से जुड़े एक मराठी स्वाद से मिलवाएंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आइए अब पोहे से जुड़े स्वाद की बात करते हैं और चखते हैं एक ठेठ निमाड़ी स्वाद को। बनाते हैं पोहे बड़े। पोहे बड़े बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगी सामग्री पर नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हमें मोटा पोहा चाहिए। इसके साथ में हमें उबले आलू, हरी मिर्च, हरी धनिया, पिसी लाल मिर्च, चीनी, नमक और बेसन करीब आधी कटोरी की जरूरत होती है। बेसन बहुत थोड़ा सा लगता है। सबसे पहले हम पोहे को पानी से धोकर फूलने के लिए छोड़ देते हैं। फिर फूले हुए पोहे को एक थाली में लेकर उबले हुए आलू के छिलके उतारकर उसे पोहे के साथ मिलाते हैं। उबले हुए आलू को हाथों से पोहे में मसल दिया जाता है। अब इसमें बाकी सारी सामग्री जैसे बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, बेसन, लाल मिर्च और नमक भी बारी बारी से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह मिल जाए और बड़े बनने में चिपके ना। जब पूरा मसाला एक आटे की शक्ल ले ले तब हथेली की सहायता से टिक्की बना लेते हैं। वैसे तो पोहे की नमी और आलू का गूदा टिक्की को बनाने में मदद करता है,
लेकिन इसे जोड़े रखने के लिए हम इसमें बेसन डालते हैं। आप चाहें तो बेसन की जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन देसी तरीके से टिक्की को बांधने के लिए बेसन का ही इस्तेमाल होता है। अब बनाई हुई टिक्की को एक थाली में रख लेते हैं और इसे तलने की तैयारी करते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में तेल ले लीजिए। याद रखें कि जब भी किसी चीज को डीप फ्राई करना हो तो तेल की मात्रा हमेशा ज्यादा हो। इससे तलने के दौरान तेल का कम इस्तेमाल होता है। वहीं कढ़ाई में जितना कम तेल होगा, तली जा रही सामग्री उतना ही ज्यादा तेल पिएगी। गैस को धीमी मध्यम आंच पर रखकर जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो बारी बारी से उसमें बड़े डाल देते हैं। अब इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट सिकने देंगे। अगर आप आंच तेज कर देंगे तो बड़े ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ठीक से सिकेंगे नहीं। हालांकि पोहे और आलू को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब सिके हुए बड़ों को धनिया, लहसुन और टमाटर की चटनी के साथ परोसें। ये बड़े निमाड़ में खाए जाने वाला एक पारंपरिक नाश्ता है, जो बनने में आसान है और स्वाद और सेहत से भरपूर है। बनारस और उसके आसपास के इलाके बड़भुजों के इलाके कहलाते हैं। यहाँ चूड़ा उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सर्दियों में बनारस में मटर चूड़ा या मटर पोहा बनता है, और लेकिन जब यही पोहा, यही चूड़ा महाराष्ट्र की तरफ जाता है तो अपने प्रवृत्ति में सूखा होकर चिवड़ा कहलाता है। इससे फ़र्क इतना है कि मटर चूड़े को जहाँ सिर्फ सर्दियों में खाया जा सकता है, वहीं मराठी चिवड़े को पूरे 12 महीने खा सकते हैं। सूखा या तला हुआ पोहा जो खाने में कुरकुरा होता है, इसे कई दिनों तक रखा जा सकता है। सूखा पोहा या चिवड़ा बनाने में पोहे के चयन का खास ध्यान रखा जाता है। चिवड़ा बनाने के लिए कागजी पोहे की जरूरत होती है। ये इतना पतला होता है कि अगर इसमें जरा पानी पड़ जाए तो तुरंत लुगदी की शक्ल ले लेता है। इसी तरह मराठी चिवड़े का स्वाद हल्का मीठा और नमकीन होता है। उसके लिए हरी मिर्च को लंबा और बीच में से चीर कर काट लिया जाता है। चिवड़ा बनाने की दूसरी सामग्री में करी पत्ता, मूंगफली दाने, भुने हुए चने या चने की दाल भी ले सकते हैं। सौंफ, हल्दी, चीनी, टाटरी का उपयोग हल्का खट्टापन लाने के लिए किया जाता है और नारियल की कतरन का इस्तेमाल करते हैं। चिवड़ा बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है क्योंकि इसमें सभी चीजों को अलग अलग पकाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तेल गर्म कर लिया जाता है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाती है। 1-2 बार चलाकर उसमें चूड़ा या पोहा डाल देते हैं। फिर इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए तब तक पकाते हैं जब तक ये चूड़े में कुरकुरापन ना आ जाए। चूड़ा कुरकुरा हुआ या नहीं, इसके लिए एक दाने को उंगली से लेकर तोड़ने पर पता चल जाता है। कुछ लोग चिवड़ा बनाने के लिए कच्चे पोहे को तेल में डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन कम तेल का इस्तेमाल करके ज़्यादा सेहतमंद हुआ जा सकता है और सभी इसे खा सकते हैं। जब चूड़ा पक जाए तो उसे एक थाली में निकालकर फैला लेते हैं, जिससे ये ठीक से ठंडा हो जाए। जब तक चिवड़ा ठंडा हो रहा है तब तक कढ़ाई में और तेल लेकर उसमें मूंगफली से तल लेते हैं। जब मूंगफली अच्छे से चटक जाती है तब उन्हें थाली में एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं, जिससे टिश्यू पेपर अतिरिक्त तेल सोख ले। अब इसी तेल में भुने चने डालकर उन्हें तल लिया जाता है। जब ये हल्के लाल हो जाएं तो उन्हें भी टिश्यू पर निकाल लिया जाता है। अब इसी तेल में नारियल की गिरी को तल लिया जाता है। जब सारी सामग्री तल जाए तो बचे हुए तेल में सौंफ डालकर उसे अच्छे से फ्राई किया जाता है। फिर इसमें करी पत्ते डाले जाते हैं। करी पत्ते जैसे ही हो जाएं वैसे ही इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल दी जाती है। इसे अच्छी तरह से तला जाता है। जब तक प्याज, हरी मिर्च तल रही है तब तक चीनी को पीस लेते हैं और इसमें फ्लेवर के लिए सौंफ डाल देते हैं। इस तरह एक पाउडर तैयार हो जाता है।
यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से पकना जरूरी होता है ताकि उसका पानी सूख जाए और इसे काफी दिन तक स्टोर करके रखा जा सके। जब सारी चीजें तल ली जाती हैं तो बारी आती है एक साथ मिलाने की। आप कह सकते हैं कि चिवड़ा बनाने की प्रक्रिया किसी कंप्यूटर के बनाने जैसी ही है, जिसमें सारी मशीनों को अलग अलग तैयार करके एक साथ असेंबल किया जाता है। इस तरह से चिवड़े में बारी बारी से चने, मूंगफली, नारियल डाला जाता है। इसके बाद उसमें सौंफ और चीनी का पाउडर फैलाकर डाला जाता है। अब इसमें टाटरी और फिर नमक डालते हैं। फिर आखिर में तले हुए प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को डालकर अच्छी तरह मिला लिया जाता है। जब ये ठीक से ठंडा हो जाए तो इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके महीनों तक शाम के नाश्ते के तौर पर चाय के साथ खाया जा सकता है। लेकिन इसे ठंडा करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये नम होकर खराब हो जाएगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बनता है इंदौरी पोहा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं, अंतिम सेगमेंट में पहुंच गए हैं और आज मैं आपको अपने किचन में 2 कारणों से लाया हूं। कोरोना का समय चल रहा है और सरकारी नियमों का ध्यान रखते हुए हम कार्यक्रम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पोहा भले देश भर में प्रसिद्ध हो, देश भर में पसंद किया जाता हो, लेकिन मध्य प्रदेश वालों का पोहे पर नैतिक अधिकार ज़्यादा बनता है और मैं मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए आपको बताऊंगा कि इंदौरी पोहा कैसे बनता है और कैसे आप इसे घर में बेहद आसानी से बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंदौरी पोहा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ऑब्वियसली पोहा चाहिए, और पोहा बनाने के लिए ख़ासतौर पे इंदौर का पोहा बनाने के लिए इस पोहे का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। पोहा ये ना पतला होना चाहिए ना मोटा होना चाहिए। पतला पोहा जो होता है वो नमकीन बनाने के काम आता है और चिवड़ा बनाने के काम आता है। उसको यदि उस पोहे से बनाएंगे इस पोहे को तो उसको गलाते ही वो लुगदी बन जाएगा, और ज़्यादा मोटा पोहा होगा तो उसे बहुत देर तक गलाना होगा और वो खाने में उतना मज़ा नहीं देगा। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले इस पोहे को हम भिगोएंगे, एक तरह से इसे फुलाया जाएगा। ये एक जालीनुमा बर्तन आसानी से मिल जाता है हर जगह, इसको ले लें क्योंकि ये ज़्यादा ठीक रहता है, इसमें पानी ठहरता नहीं है और ये आपके पोहे को ख़राब नहीं करेगा। तो कई लोग सीधे बर्तन में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हैं उसको, वो उसमें कहीं ना कहीं चूँकि ये चावल है और एक तरह से पिटा चावल कहते हैं, ये पहले से अपने बनाने के प्रोसेस में ही एक बार इसे गीला किया गया होता है, तो इसे लुगदी बनते हुए समय नहीं लगता। तो पोहे का सिलेक्शन और पोहे को भिगाना 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चरण हैं। तो हम इसको धोते हैं। पोहे को धोते समय ये ध्यान रखना है कि हमें पोहे को सिर्फ हल्का सा धोना है, ऊपर से पानी दबाना नहीं है। करीब 10 मिनट तक इसको ऐसे ही भिगो के रखना है। ये 10 मिनट तक ये ऐसे ही रहेगा और ये अच्छे से फूल जाएगा। जब तक हमारा पोहा गल रहा है हम लोग प्याज, मिर्च और टमाटर काट कर तैयारी कर लेते हैं। वैसे
पारंपरिक तौर पर पोहे में टमाटर डालने का रिवाज नहीं था, पर जब से विदेशी टमाटर और ज़्यादा लाल टमाटर आने लगे तो कलर दिखाने के लिए लोगों ने पोहे में टमाटर डालना शुरू किया। पोहा हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसी स्टेज में इसमें नमक और चीनी मिलाएंगे। चूँकि मैं सेंधा नमक उपयोग में लाता हूँ इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप अपनी सुविधा से जो भी नमक आप यूज़ करते हो वो इसमें डालें। मैं इसमें खांड डाल रहा हूँ और अक्सर आहार विशेषज्ञ चीनी और नमक को सफ़ेद जहर की संज्ञा देते हैं, तो उनसे बचने का भी अच्छा तरीका है कि आप सेंधा नमक उपयोग करें और मीठे की जगह खांड उपयोग करें। पोहे को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। पोहा आप रिफाइंड ऑयल में या घी में भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन पोहे का जो असली स्वाद है वो सरसों के तेल में ही आता है। पोहा बनाने में बहुत ज़्यादा तेल मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। सरसों का तेल में सरसों के दाने इसके स्वाद को बढ़ाते हैं, और ये मस्टर्ड सीड जो है, राई जिसे कहते हैं, ये इसका एक तरह से मुख्य घटक है। ये होना ही चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च और फिर कड़ी पत्ता। प्याज, पोहे में प्याज थोड़ा ही डालें क्योंकि पोहे के साथ कच्चा प्याज भी उतना ही स्वाद देता है। जैसा कि मैंने बताया कि पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो अपने स्वभाव में काफ़ी लिबरल है। लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं छौंक के लिए, और हींग का भी उपयोग कर सकते हैं। हींग इसके स्वाद को बढ़ाता है। अब नए प्रयोगों के तहत कई क्षेत्रों में नमकीन भी हींग का बन रहा है, और लोग पोहे के साथ हींग का नमकीन खाना पसंद करते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर है कि आप इसमें टमाटर डालना चाहते हैं या नहीं। पोहे को सर्व करने में उसकी टॉपिंग में कई चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। धनिया, प्याज, कच्चा प्याज और रतलामी नमकीन, रतलामी सेव तो है ही। टॉपिंग में कच्चा प्याज, केरी या अनार का दाना उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, उसके स्वाद को भी बढ़ाते हैं। पोहे में जैसे राई का ध्यान रखा जाता है, पोहे को गलाने का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही हल्दी बहुत ज़रूरी है। और हल्दी इंग्रेडिएंट्स यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। हल्दी अपनी सोच से भी कम डालिए पोहे में, बेहद कम हल्दी डालिए, क्योंकि ये चावल है, गीला चावल है और बहुत ज़्यादा हल्दी को फैलाता है। तो यदि आप हल्दी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके पोहे के कलर को ख़राब कर देती है। मसाला हमारा पक गया है, अब हम इसमें पोहे को मिलाएंगे। पोहा पूरी तरह से गला हुआ है। इस स्थिति पे आके गैस एकदम कम कर लें, नहीं तो वो नीचे आपके प्याज को जला देगा। यदि आप पोहे के साथ हरी मिर्च खाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते हैं, तो ये तरीका आजमाइए। नींबू के रस में हरी मिर्च को काट के रख लीजिए और उसके बाद वो रस सहित मिर्च को पोहे में मिला लीजिए। वो अब उस पोहे के स्वाद को भी बढ़ाएगा और आपको ज़्यादा तीखा भी नहीं लगेगा। तैयार है, इंदौरी पोहा तैयार है। और इस पोहे को सबसे पहले मैं नहीं चखूंगा, मैं इसे अपने प्रोग्राम के डायरेक्टर पंकज रामेंदु को चखाऊंगा और जो एडिटर हैं राजकुमार उनको चखाऊंगा और बाकी टीम मेंबर्स को खाने को दूंगा।
स्वास्थ्य सेहत इंडिया का आज पहला सीजन यहाँ थम रहा है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत जल्द एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ, आपके स्वास्थ्य और सेहत की नई बातों के साथ फिर आपके सामने होंगे। कोरोना का दौर है, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।